Hello everyone. Today I am starting chapter 1 of class 8 science. The name of the chapter is crop production and management. Here, first of all, we will understand what is agriculture actually. You know that about early man. The early man जो था in the starting he was food gatherers. Food gatherers means जहाँ से भी जैसा भी food मिल रहा है from the plants, from the animals, whatever he gets, वो collect करता था. And after that उसने जो है वो फार्मिंग यानी प्लांट्स को उगाना और ग्रेन्स को उगाना ये सब सीखा. सो आफ्टर दैट ही बिकम फूड प्रोड्यूसर. सो दिस वाज अ जर्नी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स that in that he started his life from food gatherers and after that he became a food producer. Now in this chapter we are reading about different steps of agriculture. So first of all we are going to understand what is the meaning of this term agriculture. Actually agriculture क्या है? Agriculture जो है एक वास्ट प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है. इसके अंदर न केवल प्लांट्स को उगाया जा रहा है बट साथ में जो है वो कैटल की रियरिंग भी की जाती है. नॉट ओनली कैटल मीन्स लाइव स्टॉक, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज डन. इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उन्हें उगाया जा रहा है, खेती की जा रही है. एट द सेम टाइम फार्मर्स टू अर्न मोर मनी और एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए they will rear different type of live stock also. लाइव स्टॉक का मतलब यहाँ पर जैसे कैटल फार्मिंग की जा सकती है, फिशिकल्चर यानी फिश फार्मिंग की जा सकती है, मछली को पाला जा सकता है, एपीकल्चर दैट मीन्स हनी बीज को जो है वो रियर किया जा सकता है, एंड like sericulture also, rearing of silkworm can also be done. So in poultry farming is also part of agriculture only. So here in agriculture what is done actually, it is farming of the crop plants, at the same time rearing of different type of livestock is also done. So this is called agriculture. So here as the definition is saying, जैसा आप definition में देख पा रहे हो, what is it? It is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. ये जो भी किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? For the benefit of human beings. Now our next term it is crop. अब इसका जो है वो crop का मतलब क्या होता है? Crop as the definition is saying, crop का मतलब क्या होता है? A same type of plants large scale पर जब हम उगाया जाता है for the human benefit, तो हम उससे जो है वो क्रॉप कहते हैं. जैसे सपोज यू आर ग्रोइंग अ सिंगल नीम ट्री और मैंगो ट्री, एनीथिंग, कुछ भी अपने घर के आसपास जो आप एक दो प्लांट लगा रहे हैं तो हम उसे क्रॉप नहीं कहते. इट इज नॉट सेट क्रॉप एट दैट टाइम. हम क्रॉप कब कहेंगे? व्हेन द सेम टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन एंड एट लार्ज स्केल, तब हम उसे क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. नाउ दीज क्रॉप प्लांट्स एज यू आर सीइंग हियर इन दिस टेबल, इस टेबल में जो आपको दिखाई दे रही है इसमें आप देख पा रहे हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप. जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल. सीरियल्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स, अनाज जिसे कहते हैं. सेकंड इज अबाउट पल्सेस. पल्सेस दालें जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ग्राम, मूंग, अरहर एटसेट्रा. नेक्स्ट अबाउट वेजिटेबल्स. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंट वेजिटेबल्स. एंड देन फ्रूट्स. स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले जो डिफरेंट टाइप के, चिली, कार्डामम, व्हाटएवर द black pepper etc. These all are called spices. Then fiber crops. Fiber crops जिससे हम फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, हेम्प etc. नेक्स्ट वी आर सीइंग अबाउट प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन के अंदर हम जो है कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं जिनसे डायरेक्टली अर्निंग हो सकती है. दीज आर टी, कॉफी, रबर, कोकोनट etc. Then sugar producing crops like sugar cane, sugar beet, etc., oil crops, medicinal crops, timber, etc. After that, a term is also there in your chapter and it is horticulture. Horticulture का मतलब क्या होता है? Actually horticulture जो है वो एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है
जिसमें हम किस टाइप के प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, लाइक प्लांट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल्सो ऑर्नामेंटल मतलब हम अपने घर के में सजावट के लिए जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट. सो हियर इन हॉर्टिकल्चर we study about such type of plants which are related with vegetables, fruits and ornamental plants. This is called horticulture. Okay. Now our next topic is what it is, types of crops. There are mainly two types of crops, kharif crop and rabi crop. Another third crop is also there, that is called zaid crop. एक्चुअली जैद क्रॉप में हम उन प्लांट्स को उगाए थे विच आर ग्रोन इन द सेम सीजन, और उसी में जो है उसको हार्वेस्ट कर मानसून सीजन में ही उगा करके उसी समय जो है हार्वेस्ट भी किया जा सकता है उसको. दैट इज कॉल्ड जैद क्रॉप. बट हियर इन डिटेल वी विल रीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ क्रॉप. दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. ओके, फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप एंड यू आर सीइंग हियर what is kharif crop actually. Kharif crop क्या होती है, which is kharif crop is also called monsoon crop because it is grown in the starting of the rainy season और monsoon season. तो जुलाई अगस्त के स्टार्टिंग में हम जो है वो इसको we will sow the seeds. Okay, so sowing is done in the starting of the monsoon season, that is July, and it will be harvested. Harvested मतलब जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक के तैयार हो जाती है, तब जब उसको काटा जाता है, that is called harvesting. So when it is done in the month of September, October, that means when the winter season is going to be start, that means after at the end of the monsoon season. तो जब सर्दी स्टार्ट होने वाली तब हम खरीफ क्रॉप को जो है वो काट लेते हैं. And what are the examples here, like rice, maize, etc. Okay, next is our rabi crop. Rabi crop का मतलब जो है वो second type of rabi crop. Rabi crop means the crop which is grown, which is sown in the starting of the winter season and it is harvested at the end of the winter season. That means when summer season is going to be started, that is March, April. उस समय जो है इसको काटा जाता है. And the examples are like wheat, gram. जो भी देखते हो, जैसे कि हमारे समर सीजन की स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में जो चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं फॉर द होल ईयर, दीज ऑल आर रबी एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. ओके, नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Agricultural practices, these are the different steps which are used by a farmer to grow the crop plants. Okay, and here are all these steps which are actually included in the agricultural practices. First of all, farmer what he will do, he will prepare the soil for growing the crop plants. So first is preparation of soil. The second is selection and sowing of the seeds. Now the third is replenishment of the nutrient with the help of manure and fertilizer in the soil. Then irrigation means to give water to the plants with the artificial methods. Then crop protection. After that, then when the crop will be matured, it will be cut down, that is called harvesting. And after harvesting, when the seeds are dried or fruits are collected, they will be stored in different manner, whether after drying or in low temperature in storerooms, storehouses, etc. In this manner, different steps are there for agricultural practices. So first of all, we are discussing about first step, and it is preparation of soil. Now how the soil is prepared? Soil is prepared by two methods, and these are called plowing and leveling. Plowing का मतलब क्या होता है? Plowing means with the help of plow or hoe. Plow, hoe, जैसे कि pictures में आप लोग जैसे देख पा रहे हो, in the picture as you are seeing, that plow and hoe, these are the tools, these are the agricultural implements which are used for preparation of the
सॉइल। इससे जो है वो एक्चुअली जो है मिट्टी को क्या किया जाएगा, लूज बनाया जाएगा। सो टिलिंग मीन्स टू मेक द सॉइल लूज फॉर सोइंग द सीड्स। क्योंकि एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद जो सॉइल होती है वो हार्ड हो चुकी होती है, वो जो मिट्टी होती है वो हार्ड हो चुकी होती है। सो इट इज नॉट इजी फॉर ग्रोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। सो बिफोर ग्रोइंग नेक्स्ट क्रॉप, first of all soil should be prepared and tilling or plowing is done, and with the help of this tilling or plowing soil will be made loose। और जब ये लूज हो जाएगी soil, उसके बाद जो है वो जो soil it will not be in even form, then leveling is also done। So these are the two steps, plowing and leveling। plowing का मतलब है the process of loosening and turning of the soil, हम इसे प्लोइंग एंड टिलिंग कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो जो लेवलिंग है, लेवलिंग में विद द हेल्प ऑफ अ वुडन प्लांट, जैसे कि लकड़ी का एक बड़ा सारा जो है वो बोर्ड है, विद द हेल्प ऑफ हैंडल, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उस मिट्टी को जो है एक लेवल में लेकर के आ रहे हैं। एज यू आर सीइंग हियर द पिक्चर ऑफ द लेवलर, तो उस लेवलर की हेल्प से जो है वो मिट्टी को क्या किया जाएगा, लेवल में ला दिया जाता है। नाउ selection, now the soil has been prepared। okay, now what will be done, seeds will be sown there। अब हम उसे उसमें बीज बो देना है। so before sowing the seeds what we have to do, first of all we have to select the healthy seeds। हमें हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करना है। हेल्दी सीड्स सेलेक्ट क्यों करना है, बिकॉज इफ द सीड्स आर नॉट हेल्दी दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, और जो क्रॉप का जो ईल्ड होता है, जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही पुअर क्वालिटी का होगा, इसलिए फार्मर को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो व्हाट शुड बी डन, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी सीड्स, डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड। and how this can be recognized, for doing this we can do an activity। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ सीड्स हम कलेक्ट करें पल्सेस के, या जैसे बीट के, है ना, किसी भी के, और एनी टाइप ऑफ ग्रेन वी कैन टेक। so we are taking some seeds and we will take a container like a beaker। एक beaker ले लिया, as you are seeing here in the picture, उसमें जैसे बीकर में वाटर ले लिया, उसमें we will pour some seeds into it। those seeds which are healthy they will settle down, and the damaged and poor जो सीड्स होते हैं, जो ढंग से हेल्दी नहीं होते हैं, वो लाइट होते हैं वेट में, एंड दे विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रिकॉग्नाइज दैट वेदर द सीड्स आर हेल्दी और नॉट। okay, so disease free and healthy seeds should be selected, and seeds before sowing in the soil should be treated first with fungicides। fungicides मतलब फंगस जो होती है, विद फंगस को जब भी मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, एयर मिल जाती है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर। तो अगर सपोज इन केस जो भी सीड्स हैं उनके आसपास जरा भी मॉइस्चर रह रही है किसी भी कारण से, तो सीड्स जो होते हैं उनके फंगस डेवलप हो सकते हैं, एंड दैट कैन डैमेज द सीड्स। सो बिफोर सोइंग द सीड्स दे शुड बी ट्रीटेड वेल विद फंजीसाइड्स, ताकि जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी हो सके, उग सके। सो फर्स्ट वी डिड सेलेक्शन ऑफ द सीड्स, आफ्टर सेलेक्टिंग द सीड्स वी विल सो द सीड्स। अब सीड्स को जमीन में डालना है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर गहराई जो होती है वो उसके ऊपर ही हमें उसको बीज को बो देना है। बिकॉज व्हाट हैपन इफ यू आर सोइंग द सीड्स सुपरफिशियली, तो वो जो है वो मिट्टी में बाहर निकल जाएंगे, एंड दे विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। अगर आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में उनको डाल दिए, दे विल नॉट गेट प्रॉपर एयर, एंड समटाइम व्हाट हैपन उसको जर्मिनेट होकर के ऊपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो प्रॉपर एट प्रॉपर डेप्थ सीड्स शुड बी सोड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एट प्रॉपर इंटरवल, एक साथ ही हमने बहुत सारे सीड्स को डाल दिया, इट विल ऑल्सो नॉट बी गुड। तो हम प्रॉपर हर एक सीड्स के बीच में जो है वो जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, सो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ द सीड्स इज डन। नाउ हाउ सीड्स आर सोड, बीज कैसे बोए जाते हैं। फर्स्ट सीड्स जो होते हैं हम बोने का जो फर्स्ट जो तरीका है वो ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे मैनुअल मेथड भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्या कर देंगे, हाथ से जो है वो सीड्स को
जो है we will scatter the seed, that means farmer will scatter the seeds in the field. And second thing, by traditional tools, जो traditional tools होते हैं जैसे एक funnel shape structure हो सकती है, and with the help of this funnel shape like this है ना, ऐसा funnel ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फनल, और इसमें जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। अब इस ट्यूब से जो है वो प्रॉपर इस ट्यूब को जो है जितनी डेप्थ, जैसे इतनी डेप्थ तक हमें डालना है, और फिर उसमें जो है वो सीड्स डाल दिए, फिर इसको उठाया, फिर दूसरी जगह लगाया, वहाँ सीड्स डाल, इन दिस मैनर विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मैनुअली जो है वो इससे सीड्स जो जमीन में बो दिए जाते हैं। एंड नाउ द थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, एंड इट इज दिस मशीन इज कॉल्ड सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में ऐसे बहुत सारे फनल्स होते हैं एक साथ होते हैं, और उनकी डेप्थ सीड्स को बोने की जो डेप्थ होती है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस सीड ड्रिल, और उससे इजीली काम जो होता है वो फास्ट स्पीड से किया जा सकता है। सो हियर बाय सीड ड्रिल एज यू आर सीइंग हियर इन द पिक्चर, इसके अंदर जो है एक बाउल है और इसमें डिफरेंट ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब से जो है वो स्पेशली सीड्स को जमीन में बो दिया जा सकता है। ओके, सो हियर व्हाट इज इट, द सीड ड्रिल इज अटैच्ड टू अ प्लो, एंड एज द प्लो मेक्स फ्यूरोज, जैसे प्लो आगे आगे चलते जा रहा है, फ्यूरोज उसमें जो ग्रूव जो बनती चली जाएगी मिट्टी के अंदर, और उसी समय जो है वो सीड ड्रिल से उसमें सीड्स भी जो है वो गिरते चले जाएंगे। सो सीड ड्रिल के साथ साथ जो प्लोइंग के साथ साथ सोइंग ऑफ द सीड्स भी हो जाएगा, दोनों काम जो है वो एक साथ हो सकते हैं। सो नाउ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट थिंग, इट सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस। Second thing, it ensure the seeds get covered with soil after sowing. Okay, क्यों? क्योंकि जब सीड्स जैसे फ्लोइंग से जो है वो ग्रुप्स बनती है, इमीडिएट सीड्स विल गो देयर, और वो जो है वो मिट्टी जो है आफ्टर प्लोइंग द सीड्स विल बी कवर्ड with the soil itself, so they will be protected from the birds, otherwise birds may eat the seeds. Okay, now विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, अगर हम हाथ से जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल इट कैन बी डन इजीली विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ओके, सो सीड ड्रिल हेल्प अस। नाउ वन मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, एंड इट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कुछ प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ऑनियन, चिली, ब्रिंजल एटसेट्रा, इन सब प्लांट्स को डायरेक्टली सीड्स अगर हम उगाने के लिए करते हैं ट्राई, तो मे बी जो है वो कुछ सीड्स ज़्यादा वायबल ना होते हैं और दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। सो व्हाट इज डन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रोटेक्टेड मीडियम इन नर्सरीज आर द प्लेसेस जहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर प्लांट्स को जो है वो उगाया जाता है। जब प्लांट्स से छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, जिन्हें सीडलिंग्स कहते हैं, छोटे छोटे जो पौधे बन जाते हैं जिन्हें हम सीडलिंग्स कहते हैं, तब हम उसको नर्सरी से ला करके जो है वो हमें फार्म लैंड, अपना खेत जो होता है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उन प्लांट्स को एक एक पौधे को जो है वो खेत के अंदर लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ट्रांसप्लांटेशन का फायदा क्या है? एक तो जो है वो प्लांट जो इजीली जो है वो नहीं उग पाते खेतों में डायरेक्टली, दे कैन बी ग्रोन, ओके, एंड दे कैन बी प्लांटेड इन द फील्ड। सेकेंड थिंग, प्लांट्स को जब हम हाथ से लगा रहे हैं तो प्रॉपर गैप हम उसके बीच में मेंटेन करके रख सकते हैं। सो प्रॉपर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग विल बी टेकन बाय द प्लांट्स प्रॉपरली। एंड थर्ड थिंग, इसमें जो है वो हमें ये नुकसान नहीं हो सकता कि कुछ प्लांट्स कुछ सीड्स उगेंगे, कुछ नहीं उगेंगे क्रॉप के अंदर, ऐसा हो सकता है। बट वॉट एवर द सीडलिंग्स वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द नर्सरीज, दे ऑल विल ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लांटेशन। Now our next step is nutrient replenishment. Nutrient replenishment का इसका मतलब क्या होता है? जो भी क्रॉप उगाई हमने, इट विल एब्जॉर्ब सम न्यूट्रिएंट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया तो उसमें मिट्टी में क्या होगा, उन कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग टू ग्रो द नेक्स्ट क्रॉप, देन व्हाट विल हैपन, दिस डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इज some nutrients are lacking in the soil,
सो नेक्स्ट क्रॉप का जो प्रोडक्शन जो है इतना अच्छा नहीं होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस, हमें जो है वो उस मिट्टी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को वापस पूरा करना है. एंड हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन इधर विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल मेथड्स और बाय द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड fertilizers. Okay, so now first of all we are discussing about natural methods. What are these? सबसे पहला फैलोइंग. फैलोइंग का मतलब ये होता है कि हम उस क्रॉप फील्ड को, उस फार्म लैंड को, खेत को हम कम से कम 1 या 2 सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड, कंप्लीटली बिना कुछ उगाए उसको एकदम फ्री छोड़ देते हैं. तो उसमें क्या होगा, वॉट एवर द लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप के जो भी पार्ट्स पड़े हैं वो उसके अंदर पड़े रहेंगे. सम जर्म्स, नॉट आई मस्ट नॉट से जर्म्स, एक्चुअली कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कुछ भी प्लांट पार्ट्स या फिर जो एनिमल के, इंसेक्ट्स के, किसी के बॉडी पार्ट्स जो है उसके अंदर पड़े रह सकते हैं. दे विल गेट डिकेइंग, और वो जो है वो उनके बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स है दे विल मिक्स इनटू द सॉइल एंड दिस विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो फैलोइंग में जो है हमें सॉइल को क्या करना है, अनकल्टिवेटेड जो है वो उसको छोड़ देना है. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. एज द टर्म इंडिकेट रोटेशन, रोटेशन का मतलब यही है कि हमें जो है वो क्रॉप्स को रोटेट करके लगाना है. इसका मतलब क्या होता है, you know that the nutrient requirement for different crops is different. अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है. कुछ क्रॉप्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन किसी को ज़्यादा, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो किसी को जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी को जिंक का है, किसी को जो सोडियम का ज़्यादा है. तो इन दिस मैनर डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हम क्रॉप्स को बदल के अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उस फार्म लैंड में लगा रहे हैं तो उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगे और वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करेंगे. इसकी वजह से और क्या होगा, कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी में मिक्स भी होते चले जाएंगे. इन दिस मैनर क्रॉप रोटेशन हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बार जो होता है वो वीट और ग्राम जो होता है वो इस टाइप ये जो लगाए जा रहे हैं ग्रेन्स वाले, तो नेक्स्ट सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं. तो इस टाइप के फार्मर्स जो होते हैं दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स और कॉम्बिनेशन वो जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसके हिसाब से एक सीजन में एक क्रॉप लगाई जा रही है, नेक्स्ट सीजन में जो है वो डिफरेंट क्रॉप जो है वो इसमें लगाई जा रही है. नाउ वन क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं दे रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन. ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो पल्सेस वाले जो पौधे होते हैं, जैसे पीज है, जैसे ग्राम है, मूंग, अरहर एट्सेट्रा, ऑल दी सोयाबीन एट्सेट्रा, तो इन सब के अंदर जो पल्सेस जो बनती हैं उसमें हमें प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन रिच फूड, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है. बट इट इज अ ट्रेजेडी दैट हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है. इन स्पाइट ऑफ दैट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली दिस नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देन हाउ इट इज डन, तो इसमें हेल्प कौन करता है, a type of bacteria that is found in the root nodules of these leguminous plants. तो leguminous plants जो होते हैं इनका जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, हियर दीज रूट नोड्यूल्स जो होती है, इसके अंदर रूट्स में जो नोड्यूल्स बनती है उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड और उनको नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिट्टी में छोड़ देता है. एंड फ्रॉम द सोइल विद वाटर दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स विल एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड दे विल यूटिलाइज इट टू मेक द प्रोटीन्स. ओके, सो इन दिस मैनर इनका जो है नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है एंड मिट्टी में भी जो है ये नाइट्रोजन की कमी को जो है वो पूरा कर देते हैं. इन दिस मैनर दे हेल्प अस. तो इससे क्रॉप रोटेशन में क्या किया जा रहा है, एक बार एक सीजन में एक क्रॉप लगाई जा रही है. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सीजन अनदर क्रॉप इज ग्रोन एंड मोस्टली इट इज डन दैट ग्रेन्स आर रोटेटेड विद पल्सेस.
Okay. Now the third is about mixed cropping. As I told you that the nutrient requirement for different crops is different. तो अगर हम एक फील्ड में अलग अलग रोज बना करके इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को जो है वो एक ही फील्ड में एक साथ लगाने की वजह से क्या होगा, उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा और उसकी वजह से उनका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। सो उनका डिफरेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से जो है वो मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। बट वन थिंग वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, अगर हमने एक साथ सभी सीड्स को मिक्स करके अगर हमने स्केटर कर दिया उसमें खेत में, देन व्हाट विल हैपन, हार्वेस्टिंग विल बी प्रॉब्लमेटिक, है ना, क्योंकि हमें उनको सेपरेट करके अलग अलग सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। सो व्हाट वी शुड डू, हमें डिफरेंट रोज बनानी चाहिए एंड इंटरक्रॉपिंग इन प्लेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग इज प्रिफर्ड। उसमें अलग अलग रोज में जो है वो अलग अलग आप क्या करेंगे, क्रॉप्स को लगाएंगे, देन हार्वेस्टिंग विल ऑल्सो बी इजी और मिट्टी में जो है वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी भी नहीं होगी, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स विल हैव डिफरेंट nutrients. So in this manner, by natural methods, nutrient deficiency can be replenished. Now the second is about manure and fertilizers. So manure में हम देखते हैं अलग अलग टाइप से manure है। सबसे पहला क्या है, कंपोस्ट, and you know that what is compost, जो भी लिविंग बीइंग का वेस्ट मटेरियल है, चाहे प्लांट्स का है चाहे एनिमल्स का है, एवरीथिंग वॉट एवर वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको जो है लार्ज साइज के पिट में डंप किया जा सकता है। आफ्टर दैट इट कैन बी कवर्ड विद द सॉइल, उसको मिट्टी से कवर किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा पानी जो है स्प्रिंकल कर दिया जाएगा, तो उसको जो है वो इस टाइप से जो भी फूड प्लांट या एनिमल का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब कुछ उसमें मिक्स है, जैसे ट्विग्स है, लीव्स है, ब्रांचेस है, एनिमल वेस्ट है, काउडंग है, एनीथिंग, all these are mixed, some water is mixed and this is covered with a layer of soil और उसको 2-4 महीनों के लिए जो है वो completely छोड़ दिया जाता है। Then what will happen, bacterial decomposition उसके अंदर होगा। You know that bacteria and fungi, these are the scavenger, these are the nature's scavenger, मतलब क्या होता है, ये नेचर को क्लीन करने वाले होते हैं, स्वीपर्स होते हैं। सो कैसे करते हैं वो, बाय डिकम्पोजिशन, तो वो जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो है उसके अंदर होने लगता है और वो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वॉट एवर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है, वर्मी कंपोस्ट मीन्स if we leave some earthworms in that compost, जो भी कंपोस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ अर्थवर्म भी अगर हमने छोड़ दिया तो अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी का, और अपना जो अर्थवर्म कास्टिंग में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है अर्थवर्म का, इट विल बी मिक्स्ड इनटू द कंपोस्ट एंड नाउ दिस वर्मी कंपोस्ट विच इज प्रिपेयर्ड इट विल बी मोर न्यूट्रिशियस फॉर द प्लांट्स। तो हम इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं बिकॉज अर्थवर्म हेल्प टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस। Now next is about green manure. In the green manure, what is done? Actually, some small type of plants like sunhan, sesbania, okay, such type of plants are grown in place of crop plants. Okay, तो इसको जहाँ crop को लगाया जाना है उससे पहले, मेन क्रॉप प्लांट को लगाने से पहले फार्म लैंड के अंदर जो है वो कुछ इस टाइप के प्लांट्स को जो सनहैम, सेसबानिया वगैरह को लगा दिया जाता है। देन जब इससे छोटे छोटे जो है प्लांटलेट्स बन जाते हैं, देन व्हाट विल बी डन, उनमें प्लोइंग की जाएगी एंड प्लोइंग करने से क्या होगा, दीज स्मॉल प्लांट्स विल बी अपरूटेड एंड मिक्स इनटू द सॉइल, मिट्टी मिक्स हो जाते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे विल आल्सो गेट मिक्स्ड इनटू द सॉइल। इन दिस मैनर दिस ग्रीन मैन्योर हेल्प इन द न्यूट्रिएंट fulfillment. Now next is about fertilizers, and as the term indicates, these fertilizers, and all of you know that fertilizers are chemicals, after all they are not natural products. तो fertilizers जो होते हैं वो different combinations में मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड fertilizers न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन चाहिए तो NPK नाम से, जैसे यूरिया है,
जैसे अमोनियम सल्फेट है, सच टाइप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। तो इसमें जो है वो जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट क्रॉप को चाहिए होता है उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को परचेज करके प्लांट को दिया जाता है। एंड वन थिंग मोर, बिकॉज दीज आर केमिकल्स दे कैन नॉट बी गिवन इन एक्सेस क्वांटिटी। जैसे मैन्योर है, कंपोस्ट है, उसको जो है वो एक्सेस में भी प्लांट्स को दे दिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता। बट fertilizers being chemicals they should be supplied in the required quantity only। और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है तो इमीडिएट जो होता है वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। ओके, सो हियर सम एग्जांपल्स आर देयर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जैसे सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, ये जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आर पोटेसिक फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम जिसमें पोटेशियम होता है, जैसे पोटास है, पोटेशियम सल्फेट है। देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, एज आई टोल्ड यू कि कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं लाइक नाइट्रो फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर द फर्टिलाइजर्स जो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है वो हमें मिल सकते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। अब इन फर्टिलाइजर्स का जो है वो फ़ायदा हमें क्या है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स हैं। अगर ये केमिकल्स है तो दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इको फ्रेंडली नहीं हो सकते, सो दे कैन कॉज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स होते हैं अगर एक्सेस में डिपॉजिट होते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, दे विल रीच टू अस ऑल्सो, और ये हमें भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दिस मैनर फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल ऑल्सो। सो इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इफ इट इज पॉसिबल मैन्योर शुड बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि मैन्योर जो होता है इसके बहुत सारे फायदे, मैन्योर को इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे क्या हैं। सबसे पहले आप उसको बल्क क्वांटिटी में कितना भी दे दें तो कोई नुकसान नहीं है एक्सेस में। इसको जो है वो दे आर चीप, उससे ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। इन अगर मिट्टी में जब इनको डाल दें तो दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। उसको ज़्यादा जो है वो पोरस बना सकते हैं। दे इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी जो है वो डेवलप होते हैं एंड विच आर इको फ्रेंडली एज वेल। Now they add humus to the soil, they improve the texture of the soil and they do not cause any type of pollution. Okay, so that's why nowadays जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म आप कई जगह पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मोस्ट एनी टाइप ऑफ केमिकल इज नॉट यूज्ड, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल नहीं होते। तो मोस्टली ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर ऑर्गेनिक दे आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। Now, so in this table, as you are seeing here, differences are shown between fertilizers and manure. Okay, फर्टिलाइजर सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के नेचर की, सबसे पहला नेचर बाय नेचर फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मतलब केमिकल्स हैं, और इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का मतलब है कि all those compounds which we get from plants and animals are included in organic compounds. First thing. Second thing, the compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen element, they are also और mainly कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंक्लूड करते हैं। बट एज फर्टिलाइजर्स डू नॉट कंटेन ऑल दिस, सो दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जबकि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। Second thing, we talk about preparation. Where are fertilizers prepared? In the factories. And manure, it can be prepared anywhere. खेत के अंदर ही प्रिपेयर किया जा सकता है ना, कहीं भी मिट्टी में जो है इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। Now humus, fertilizer do not provide any humus, but as manure are organic compound, तो मैन्योर और कंपोस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है तो वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस जो मिट्टी को प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, एज आई टोल्ड यू दैट फर्टिलाइजर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन मैन्योर में जो है वो कंपेरेटिवली न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, अमाउंट जो होती है वो
कम होगी। नाउ कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स ऑब्वियसली फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं, केमिकल से प्रिपेयर्ड होते हैं, दे आर कॉस्टली, और जबकि मैन्यूअर्स होते हैं दे आर नॉट एज कॉस्टली एज अ फर्टिलाइजर्स। Okay, now example as we have already have seen, urea, potash, ammonium, phosphate, etc. are the examples of fertilizers. Okay, and these manure के अंदर जैसे ग्रीन मैन्योर में सन है, सिस्पानिया वगैरह में देखा था। कंपोस्ट के अंदर तो हम देखते हैं कि और टाइप ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट है उनसे कंपोस्ट प्रिपेयर किया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, सो this is all about manure and fertilizer which you have to read. Now one thing arises in our mind, is it necessary to provide manure or fertilizer to the plants? देना जरूरी है या नहीं है? तो जैसे कि आप अब इसमें पिक्चर में देख पा रहे हो, हियर हम क्या करेंगे, 3 पॉट लेते हैं, 3 पॉट को जो है वो इक्वल बराबर जो है वो मिट्टी डालते हैं और एक ही टाइप के सीड्स उसके अंदर डाल देते हैं। नाउ इन 1 पॉट, एक पॉट जो होता है उसके अंदर आप मैन्योर डाल दें, सेकेंड पॉट में आप फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, एंड इन द थर्ड पॉट यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग। ना आपने उसमें मैन्योर ऐड किया, ना फर्टिलाइजर ऐड किया। नाउ यू विल प्रोवाइड वाटर इन इक्वल क्वांटिटी टू ऑल दीज 3 पॉट्स। तो आप देखेंगे वो जो सीड्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो जिसमें मैन्योर जिसमें डाला उसमें नॉर्मल ग्रोथ है, जिसमें फर्टिलाइजर डाला उसमें एक्सेस में ग्रोथ आ रही है, और जो थर्ड जो होता है जिसमें ना तो आपने मैन्योर ऐड किया ना ही आपने फर्टिलाइजर ऐड किया, तो द ग्रोथ विल आल्सो नॉट बी गुड ऑफ दैट प्लांट। ओके, सो इसका मतलब ये इफेक्ट जो है वो हमें समझ में आता है। व्हाट इज द इफेक्ट, कि जो फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर होते हैं इससे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्लांट्स को मिलते हैं, एंड दिस मैनर दे विल ग्रो मोर, जबकि विदाउट फर्टिलाइजर और मैन्योर जो होता है वो प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। About the next 4 steps which are remaining, here we will read in the next video. Okay, thank you.